हमारे साथ इस बीच बड़ी खबर दे दें। अतीक अशरफ केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर हमें मिल रही है। शूटआउट में लवलेश तिवारी भी घायल हुआ है। लवलेश तिवारी के हाथ में गोली लगी है। जो ताबड़तोड़ गोलियां तीनों ने चलाई थी, प्रयागराज के अस्पताल में लवलेश का इलाज किया जा रहा है। अतीक अशरफ केस से जुड़ी हुई बड़ी खबर, दोनों की मौत हुई थी शूटआउट में, और गोली चलाने वालों में जो लवलेश तिवारी था उसके भी हाथ में गोली लगी है और उसका इलाज जो है वो अस्पताल में किया जा रहा है। गोलियां मारने के बाद तीनों ने सरेंडर कर दिया था, पिस्तौलें फेंक कर और हाथ ऊपर करके, जिसके बाद पुलिस ने फौरन तीनों को गिरफ्तार कर लिया। और इस पूरी घटना में एक मीडिया कर्मी को भी चोटें आई थी और अब अपडेट ये आ रहा है कि लवलेश के भी हाथ में गोली लगी है। तीनों ने ताबड़तोड़ गोलियां बरसाई और एक गोली लवलेश के भी हाथ में लगी है, जिसका इलाज इस वक्त अस्पताल में चल रहा है। प्रयागराज के अस्पताल में इलाज जारी है लवलेश तिवारी का, जिसकी उम्र 22 साल बताई जाती है। और लवलेश तिवारी के हाथ में गोली लगी है, अस्पताल में उसका इलाज किया जा रहा है। बाकी दोनों से पूछताछ जारी है पुलिस की। अतीक अशरफ केस से जुड़ी हुई यह बड़ी खबर है। दिखा रहे हैं आपको वीडियो बीती रात का, जब इन तीनों ने गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी अतीक और अशरफ की, और उस शूटआउट में खुद भी गोली हाथ में लगी लवलेश तिवारी के और अस्पताल पहुंचाया गया है, जहां पर लवलेश तिवारी का इलाज चल रहा है। हमारे दो सहयोगी लगातार हमें जानकारी दे रहे हैं प्रयागराज से। अमित गंजू हमारे साथ हैं और सर्वेश दुबे भी हमारे साथ है, लेकिन फिलहाल ऋषभ मणि त्रिपाठी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। ऋषभ मणि, ये नई जानकारी सामने आई है कि जब गोलियां बरसाई तीनों ने, उनमें से एक गोली लवलेश के हाथ में भी लग गई और अस्पताल में उसका इलाज इस वक्त चल रहा है। देखिए, वो शूटआउट सबने देखा है। तीन तरफ से हमला किया गया है। एक अतीक के बाईं तरफ था, एक अतीक के ठीक सामने और दूसरा अतीक से थोड़ा दाहिने की तरफ था। तीन तरफ से घेर के दोनों भाइयों के ऊपर फायरिंग की गई है और जो हमें जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक आपस की जो तीनों शूटर्स ने गोलियां चलाई है उसमें एक गोली लवलेश तिवारी के हाथ में भी लगी। बताया जा रहा हथेली और कलाई के बीच में ये गोली लगी है और लवलेश तिवारी का भी इलाज चल रहा है। हालांकि उसको खतरे से बाहर बताया जा रहा है, लेकिन गोली उसको लगी है। अब ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा कि क्या वाकई उसको जो इंजरी है वो प्राण घातक नहीं है, क्योंकि सोर्सेस तो ये बता रहे हैं, लेकिन जिस तरह से ये घटनाक्रम उलझता जा रहा है, कहीं ना कहीं से कुछ साजिशों का भी जिक्र हो रहा है। तो ये भी बात आगे कुछ देर में साफ हो पाएगी कि लवलेश तिवारी की एग्जैक्ट हालत कैसे है। सोर्सेज ये ज़रूर बता रहे हैं कि वो खतरे से बाहर है, लेकिन कहीं ऐसा तो नहीं है कि इसके इशारे पे लवलेश तिवारी, अरुण और सनी ने इस हत्याकांड को अंजाम दिया है और इस हत्याकांड को अंजाम देने के बाद कहीं शूटर्स को ही निपटाने की कोई प्लानिंग तो नहीं की गई थी, जैसा चित्रकूट जेल में हुआ था। पहले वहाँ जेल में बंद अंशु दीक्षित मेराज, जो कि मुख्तार अंसारी का सबसे खाक गुर्गा था, जो फाइनेंस देखता था, उसको मारा अंशु दीक्षित ने जेल के अंदर। और फिर इसके बाद मुकीम काला, जो पश्चिम का बहुत बड़ा बदमाश था, उसकी हत्या की। और फिर जो जेल में तैनात सुरक्षा कर्मी थे वो अंशु दीक्षित को भी मार डालते। तब इस बात की चर्चा जो हो रही थी कि अंशु दीक्षित से पहले उन दोनों बदमाशों को मरवाया गया और फिर पुलिस ने अंशु दीक्षित को भी मार डाला। तो इस बात पर अब गौर जरूर करना होगा कि कहीं लवलेश तिवारी को भी निपटाने की कोई प्लानिंग तो नहीं थी कि ताकि आगे वो किसी का नाम ना खोल दे। लेकिन सोर्सेज अभी यही बता रहे हैं कि लवलेश तिवारी फिलहाल खतरे से बाहर है, लेकिन उसके हाथ में गोली लगी है, वो घायल जरूर हुआ और उसका इलाज चल रहा है। बिल्कुल, आप बता रहे हैं कि गोली लगी है हाथ में और उसका इलाज इस वक्त चल रहा है, लेकिन इन तीनों से पूछताछ भी पैरेलली कर रही है। लेकिन ऋषभ मणि, अब जो बड़ा एंगल अब इस मामले में सामने आ रहा है वो खालिस्तान करेक्शन को लेकर है। अभी तक तो आईएसआई और लश्कर ही पूरी तरह से पिक्चर में थे, लेकिन अब खालिस्तान की भी एंट्री हो गई है और असद ने पूछताछ में ये बताया एसटीएफ को कि उसे जहां से हथियार मिलते थे वही पंजाब में खालिस्तानी संगठनों को हथियार दे रहे थे जो देश में कुछ बड़ा करना चाहते हैं। ये एक बहुत चिंताजनक बात है। देखिए, अब ये तो अतीक ने अपनी पूछताछ के दौरान भी ये बात कही थी, ये बात पहले भी आई थी, क्योंकि जिस तरह के वेपन इस्तेमाल किए गए थे उमेश पाल के मर्डर केस में कि वो 15 राउंड 16 राउंड की जो पिस्टल की मैगजीन होती हैं वो इंडिया में नहीं होती हैं, वो बाहर से आती हैं। और ये भी बताया गया था कि उसमें एक पिस्टल ऐसी भी थी जिसमें बर्स्ट फायर की सुविधा थी। और कल भी जो 3 पिस्टल यूज़ की गई उसमें एक पिस्टल ऐसी थी जो फुल्ली ऑटोमेटिक है और जिसमें बर्स्ट फायर की आप एक बार ट्रिगर दबाएंगे और 15 की 15 गोली एक साथ निकल जाएंगी। तो आमतौर पर ये वेपन जो होते हैं ये
बॉर्डर पार से ही आते हैं। और जो एक नया ट्रेंड हुआ है कि ड्रोन के जरिए पाकिस्तान में माफ़ कीजिएगा, पाकिस्तान से पंजाब में गिराए जाते हैं और पंजाब से फिर वो अलग अलग जगहों पर डिस्ट्रीब्यूट जाते हैं। जो बड़े माफिया गिरोह हैं उनके पास ये असलहे जाते हैं और आतंकी गिरोहों के पास भी जाते हैं। अब आतंकी गिरोह वो चाहे लश्कर तैयबा या आप ये कह सकते हैं जो इस्लामिक एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप है उनके पास जाते जाते, साथ ही साथ चूंकि बीते दिनों से खालिस्तान की मांग को लेकर जिस तरह से कुछ ग्रुप सक्रिय हुए हैं, तो इस बात से भी इनकार नहीं किया जा रहा है कि वो असलहे उनके पास भी जाते हैं और वही असलहे अतीक के पास भी आते हैं। तो एक कनेक्शन आप कह सकती हैं या एक पॉइंट ऐसा जरूर है जहां पर खालिस्तान के आतंकी और अतीक दोनों एक जगह मिलते हुए दिखाई देते हैं। तो उस एंगल से जांच जरूर हो रही है, क्योंकि जिस तरह के असलहों का इस्तेमाल हुआ है, जिस तरह की राइफल का इस्तेमाल किया गया था जिसको साबिर उमेश पाल के शूट आउट में चला रहा था और जो पिस्टल खुद असद इस्तेमाल कर रहा था, वो सारे वेपन यहाँ पे आम तौर पे उत्तर प्रदेश या आसपास यूज़ नहीं किए जाते। जो पंजाब के कुछ गैंगस्टर्स हैं, नई दिल्ली हरियाणा के हैं, उनके पास इस तरह के असलहे होते हैं और ये असलहे पाकिस्तान से वाया पंजाब ही आते हैं जो ड्रोन द्वारा गिराए जाते हैं। तो कल भी ये बात बार बार निकल के सामने आ रही थी कि जो पंजाब में इनका एक ऐसा कनेक्शन है जो ये असलहे मुहैया कराता है कि कहीं वो तो इस शूट आउट के पीछे नहीं है, उसकी पहचान उजागर ना हो जाए, इसलिए उसने दोनों भाइयों को मरवा दिया। लेकिन अब जो पुलिस की FIR हुई है उसमें साफ साफ इन तीनों के हवाले से इस बात का जिक्र किया गया है कि ये अतीक अशरफ को मारकर खुद एक बड़ा माफिया बनना चाहते थे, माफिया डॉन बनना चाहते थे। और जैसा मैंने पहले भी बताया था कि हाँ, एक ये बात निकल कर सामने आ रही थी कि जेल में बंद एक सजा याफ्ता जो माफिया है उसने इनको वो हथियार मुहैया कराए और इस बात का एश्योरेंस भी दिया है, सपने भी दिखाए हैं कि जेल के अंदर से बंद रहने के दौरान भी माफियागिरी की जा सकती है। तो जी, अब ये तमाम चीजें फिलहाल तो बहुत तरह की बातें हैं और इसको एक बार इन्वेस्टिगेट करेगी पुलिस और उसके बाद ही तस्दीक हो पाएगी कि कितनी जानकारी और कौन सी थ्योरी में कितना दम है। आप हमारे साथ जुड़े रहिए। इस बीच चकिया से अमित गंजू हमारे साथ है और प्रयागराज में पोस्टमार्टम हाउस के बाहर से हमारे साथ सर्वेश दुबे भी जुड़े हुए हैं। सर्वेश, अब कितनी देर और लगेगी पोस्टमार्टम की कार्रवाई को खत्म होने में? उसके आगे की प्रक्रिया क्या कहती है? प्रक्रिया की अगर बात करें तो पोस्टमार्टम इस दौरान यहाँ पर चल रहा है। तमाम वहाँ पर देखिए कि साफ तौर पर पुलिसकर्मी भी यहाँ पर दिख रहे हैं, पुलिसकर्मी हैं यहाँ पर और इसके साथ ही साथ यहाँ पर डॉक्टर्स की टीम यहाँ पहले ही पहुँच गई थी। पोस्टमार्टम की कार्रवाई चल रही है। हालांकि पोस्टमार्टम बहुत ही इसमें सावधानी पूर्वक करना है, कितनी गोलियां लगी हैं, तमाम डिटेल रिपोर्ट तैयार करनी है, विसरा प्रिजर्व करना है। विसरा प्रिजर्व करने के लिए यहाँ पर जो कुछ उपकरण भी यहाँ पर मंगाए गए थे वो भी आ गए हैं और इसके साथ ही साथ यहाँ पर 2 जो शव वाहन है उनको भी बुला लिया गया है। अब ये चूंकि अब देखना है कि कितना टाइम लगता है एग्जामिन करने में डॉक्टरों की टीम को, और चूंकि 5 डॉक्टरों की ये एक पैनल बनाया गया है जिसमें स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स भी शामिल हैं, तो वो दोनों का माफिया अतीक अहमद का और अशरफ का यहाँ पर पोस्टमार्टम करेंगे। पोस्टमार्टम की कार्रवाई पूरी होने के बाद बॉडी को यहाँ पर सील किया जाएगा। सील करने के बाद परिजनों को सुपुर्दगी में दी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक अतीक अहमद के किसी करीबी रिश्तेदार ने बॉडी पर दावा नहीं किया है। ये सबसे बड़ी उलझन पुलिस के लिए अभी बनी हुई है। पुलिस ये चाहती है, पुलिस ने संपर्क भी किया है फोन के जरिए अतीक के उन रिश्तेदारों का, अतीक के चचा ससुर का और इसके साथ ही साथ और अपने अतीक के साढ़ू और अतीक के बहनोई का, जिन्होंने असद के शव को अपने सुपुर्दगी में लिया था, उनसे बातचीत की जा रही है और ये उनसे अपील की जा रही है कि वो अतीक अहमद के और अशरफ के शव को भी पोस्टमार्टम के बाद स्वीकार कर लें और उसके बाद जो अंतिम क्रिया है वो कराई जाए। और पुलिस भी इसके लिए तैयार है पूरी तरह से, कड़ी सुरक्षा के बीच। जिस तरह से असद का शव दफनाया गया था उसी तरह से माफिया अतीक अहमद और अशरफ के भी शव दफनाए जाने की तैयारी कर दी गई है। कसारी मसारी में कब्रिस्तान में जहाँ पर असद का शव दफनाया गया है वहां पर कब्र भी उसी के पास खोद दी गई है और इसके साथ ही साथ तैयार कर ली गई है। और इसके अलावा RAF PSC और बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। तो हलचल यहाँ पर अब दिखाई दे रही है। अब देखना यह है कि कितनी देर में ये पूरी कार्रवाई यहाँ पर हो जाती है। सबकी निगाहें इसी पर लगी हुई हैं, क्योंकि आज पुलिस की कोशिश होगी कि जी बिल्कुल, और महत्वपूर्ण जानकारी आप ये दे रहे हैं कि प्रशासन ने संपर्क साधा है उन रिश्तेदारों से जो कि असद का शव लेकर गए थे, क्योंकि अभी तक किसी ने शवों पर दावा पेश नहीं किया है कि कौन उन शवों को लेने आएगा। तो प्रशासन चाहता है कि यदि मुमकिन हो तो वही लोग इन शवों को ले जाएं और आगे की प्रक्रिया को पूरा करें जहां पर उनको दफनाया जाना है। रुक करते हैं अमित गंजू का, वो चकिया इलाके से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अमित, क्या अपडेट आपके पास? आप तो खुद चश्मदीद रहे हैं इस पूरे शूट आउट कांड के।
देखिए आस्था जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहाँ पुलिस डिप्लॉय है यहाँ, क्योंकि कई लोग, अभी कुछ ऐसा मोमेंट आया था कैमरा देखने के बाद यहाँ के लोग बिधक गए थे। हमने कैमरामैन से कहा अब आप बाहर निकल सकते हैं क्योंकि पुलिस भी आ गई है और पीएससी के जवान भी लगा दिए गए हैं अभी तक, क्योंकि तमाम ऐसी चीजें थी जो नहीं हो पा रही थी, न बात हो पा रही थी। क्योंकि पहले हम लोग कसारी मस्जिद के पास थे, वहां आरएएफ का पूरा डिप्लॉयमेंट है, लेकिन कुछ जगह ऐसी थी जहां कैमरा देखने के बाद कुछ लोग अननेसेसरी न्यूसेंस करना चाह रहे थे, जिसके बाद पुलिस के जवानों ने उनको समझाया और वहां से हटा दिया। अब रही बात उनके रिलेटिव्स की, जैसे जो हमारे सोर्सेज कर रहे हैं, जैसे कि सर्वेश जी बता रहे हैं कि अभी तक कोई नहीं है, लेकिन वही हमारे पास जो पुख्ता जानकारी है, डॉक्टर हारून साहब जो उनके नाना हैं असद के, वो जाएंगे। और बात रही डॉक्टर उस्मान की जो उनके मौसा हैं, और डॉक्टर इकबाल ये जाएंगे जो इनके फूफा हैं। ये तीन प्लस इसका नौशाद आलम जाएंगे और एक तबरेज आलम खान, ये नाम अभी तक सामने आए हुए हैं जो उनके क्षेत्र के हैं। तबरेज आलम के फैमिली रिलेटिव नहीं है, लेकिन उसी क्षेत्र के रहने वाले हैं जहां ये चकिया क्षेत्र है, जहां उनका मकान जिसमें उस पर कार्रवाई हुई थी, उसके ठीक बगल वाले मकान में तबरेज आलम खान रहते हैं। यानी कहीं ना कहीं अब इतने लोग तैयार हुए हैं। लेकिन अब बात रही, अगर अशरफ की बात करें तो अशरफ के रिश्ते का जो साला है वो भी जाएगा। लेकिन जैसे कि पूर्व में मैंने आपको बताया था और अभी बताऊंगा, और सर्वेश जी को भी बताना चाहूंगा कि वो लोग यहाँ से निकल चुके हैं। जो क्षेत्र के लोगों ने हमें बताया कि वो लोग यहां से निकल चुके हैं। और कहीं ना कहीं मैं कैमरामैन से कहूंगा, देखिए अब अभी तक इस स्पॉट पे कोई व्हीकल नहीं था, लेकिन देखिए अब पीएससी की ट्रक भी यहां आ गई है और ये ठीक सामने ई रिक्शा के ठीक पीछे पुलिस का पूरा कैंप बुला दिया गया, क्योंकि पुलिस ने अपनी जो वर्कशॉप की है वो नहीं चाहेगी कि किसी प्रकार की कोई परेशानी हो, किसी प्रकार का कोई समस्या हो, इसलिए चप्पे चप्पे पे फोर्स का डिप्लॉयमेंट किया गया है। और इन सब के बीच जिस तरह एक बात ऋषभ से आप पूछ रही थी, खालिस्तान करेक्शन की बात सामने आई है और खासकर विदेशी वेपन्स कैसे आए हैं, ये सबसे बड़ा चिंता का विषय था। कल रात में 8:20 के आसपास जब कसारी मसारी मस्जिद से हार्डली अगर कहा जाए 500 मीटर्स की दूरी पर जब टीम पहुंचती है, वहां धोबनगंज इंस्पेक्टर पहुंचते हैं, पुलिस के लोग पहुंचते हैं, तो अतीक को गाड़ी से नहीं उतरने देते हैं और अशरफ को अपने साथ लेके जाते हैं। उनकी निशानदेही पर पिस्टल्स 2 बरामद हुई थी और लगभग 68 कार्टेजेस की बात सामने आ रही है। इसमें वो कार्टेजेस सबसे ज्यादा चौंकाने वाले निकले जो पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री के, जिसपे उस पर मार्क लगा था POF, यानी POF, उसमें मार्क लगा था 16, मतलब वो पूरा क्योंकि क्लियर नहीं हो पा रहा था वो चीजें, क्योंकि फोटोग्राफ्स के माध्यम से। अब मेडिकल के बाद ये घटना हो जाना, इन शूटर्स का ताबड़तोड़ फायरिंग करना, क्योंकि मैं उस वक्त मौके पे था, मेरे कैमरामैन अनिल थे, ठीक सामने की पट्टी पे हम ऐसे जैसे खड़े सवाल पूछ रहे थे। पुलिस का पूरा घेरा था, उसमें एक 3 स्टार ऑफिसर प्रभारी निरीक्षक था, 2 उप निरीक्षक थे इस तरफ, उसके बाद 2 की 3 कांस्टेबल इस तरफ थे, 8 से 10 कांस्टेबल इस तरफ थे। उसके ठीक पीछे लोकल शाहगंज थाने की पुलिस खड़ी थी और जैसे ही उस स्लोप से आगे बढ़ के आते हैं और उस कनपट्टी पे, यानी बाएं कनपट्टी पे उसके गोली दागते हैं, ताक जितनी, मतलब ट्रिगर एक बार सिर्फ लोड किया और ट्रिगर से फायरिंग हुई, पहला अतीक और उसके बाद सेकंड ये। इसके बाद वो पीछे जो हमारे ठीक पीछे जो 2 युवा थे, उन्होंने कान के बगल से एक स्पीड जैसी कोई चीज निकली और उसको लगी और सीधे जाके वही बैठ गया। और उसके बाद ठीक सामने वाले लड़के ने रोटेट करता हुआ आया, ये पूरा रोटेशन कर रहे थे, एक पीछे 2 पीछे से घूम के करे, और उसके बाद जब तक वो फायरिंग तब तक करते रहे जब तक वो ये इस बात से श्योर नहीं हो गए, और उसके बाद वो चिल्लाने लगे। जब तक ये सारा पूरा प्रकरण चला, पुलिस का कोई भी कर्मी वहां नहीं दिखा। फिर बाद में हालांकि कुछ लोग दीवारों की आड़ में छुप गए, कुछ लोग दीवारों के पीछे आ गए, कुछ कूड़ा घर की तरफ चले गए, कुछ बाहर। ये सूचना जैसे ही ताबड़तोड़ फायरिंग की हुई, मुश्किल से 45 सेकंड में 45 साल के साम्राज्य को उन 3 अज्ञातों ने, अज्ञात अब नहीं कह सकते क्योंकि नाम हम सामने आ गया, उन आरोपियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की, इंग्लिश पिस्टल से, ऑटोमेटिक पिस्टल से फायरिंग की और उसे ढेर कर दिया। क्षेत्र में दहशत फैली। हो सकता है जो पूछताछ के समीकरण या पूछताछ के तार अब उससे जुड़ते जा रहे हैं, क्योंकि वो चाहते थे कि वो बाहुबली बने, वो उनको लोग रातों रात पहचाने, इसलिए उन्होंने इसको चुना। ये इसके लिए 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 15 दिन, ये पिछले कई दिनों से या कहा जाए महीनों से रेकी कर रहे थे। और जैसा कि पूर्व मैंने बताया, एक सजा याफ्ता जो जेल में इस वक्त बंद है उसके संपर्क में थे, उसके गुर्गे के संपर्क में थे। वो चाहते थे कि न्यायालय जब वो आए तो वो भी उससे मुलाकात करें, क्योंकि वो रातों रात एक तो अमीर बनना चाहते थे, दबंग बनना चाहते थे, बाहुबली बनना चाहते थे, ताकि पूरे उत्तर प्रदेश के लोग
नहीं भारत के लोगों ने पहचाने, क्योंकि उनकी उम्र कम थी, नासमझी ज्यादा थी, इसलिए देखा जा सकता है कि 19 से लेकर 25 साल की उम्र के बीच है। अब जब एसटीएफ ने अलग अलग से तीनों से कड़ाई से पूछताछ की तो कई राज सामने आने बाकी है। हालांकि उनमें से एक है, उनके बीच का व्यक्ति है लवलेश, उसके हाथ में हथेली पे वो स्क्रैच लगा है, क्या वो छर्रा लगा है या फायरिंग करने के दौरान कोई मिस फायर हुआ है या बैक फायर हुआ है या ट्रिगर दबाते समय या उसको लोड करते समय उसका मांस उसमें, अभी ये पुलिस की जांच का विषय है, पुलिस की रिपोर्ट का विषय है, मगर उसका इलाज चल रहा है। और जो यहाँ के सीएमएस उन्होंने बताया कि वो खतरे से बाहर है। हालांकि कैमरे के सामने उन्होंने कुछ नहीं बोला, क्योंकि जब से ये एपिसोड हुआ है या जब से ये प्रकरण हुआ है, जब से घटना हुई, जब से ये फायरिंग हुई है, जब से माहौल खराब करने का प्रयास किया गया था, उसके बाद से कई घंटे तक शव दोनों का वहीं कॉलविन में पड़ा रहा और उसके बाद पुलिस की सुरक्षा के बीच लाया गया। जो अब हमारे पास सोर्सेज हमारे बता रहे हैं कि अगले 50 मिनट्स में, मैक्सिमम 50 मिनट्स में यहां से शव को, मतलब उस जगह से शव को यहां लाया जाएगा और घर नहीं लाया जाएगा, क्योंकि घर में अधिकारियों का साफ कहना है कि घर में उनके कोई नहीं है, पत्नी फरार चल रही है, बेटा जेल में है, दूसरा बेटा नैनी जेल में है, 2 बेटे बाल गृह में है, पत्नी का पता नहीं। और रही अशरफ की बात, तो अशरफ की पत्नी का मतलब किसी परिवार के सदस्य का पता नहीं, तो ढूंढे किसे, क्योंकि अब इस घटना को लगभग 16-17 घंटे हो गए हैं और जब तक ये पोस्टमार्टम वाइंड अप होगा, ऑटोप्सी रिपोर्ट आएगी, उसको वाइंड अप किया जाएगा, उसको बॉडी को सील किया जाएगा और उसके बाद इनको सील करने के बाद यहां लाया जाएगा, तो उस डिस्टेंस 40 मिनट्स लगेंगे, जिसको लेके देखिए पुलिस की पेट्रोलिंग देखी जा सकती है कि कैसे पुलिस स्पीड बनाए हुए हर 5 मिनट, हर 3 मिनट, हर 4 मिनट में हर एक गली से एडिशनल डीसीपी, एसीपी, एसएचओस, एसीएम और सब लोग हर उस गली से भ्रमण कर रहे हैं, हर उस गली में पेट्रोलिंग कर रहे हैं। आरएएफ को परमानेंट वहीं जहां कब्र खोदी जा रही है वहां लगा के रखा गया है, क्योंकि और मस्जिद की बात, जैसे लास्ट टाइम कुछ महिलाओं को बताया गया था, कुछ महिलाएं पहले से मस्जिद में मौजूद है, उसके बाद काफी देर तक पूछताछ चली। हालांकि बाद में मालूम चला वो महिला पहले से आके बैठी थी और रिश्ते में वो